Everyone, so today we will do some important multiple choice questions of the previous year question paper 2024. So first question here says, if the sum of all elements of a 3 cross 3 scalar matrix is 9, then the product of all of its elements is. यहाँ पे हमें क्या गिवन है? एक 3 cross 3 scalar matrix गिवन है. What is scalar matrix? स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स पे हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट. जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो एक कांस्टेंट होता है, सेम कांस्टेंट रखा जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने रखा, ये हमारे पास क्या हो गई? एक स्केलर मैट्रिक्स. यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स पे सेम कांस्टेंट है, राइट? और क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाते हैं? जीरो. अब इन्होंने क्या कहा है कि इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा? ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, राइट? के जीरो 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 के जीरो, ये सब हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स. जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो, जैसे ही हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो. सो हमारे पास ऑप्शन ए इज द आंसर. ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बी अ फंक्शन. तो हमें यहाँ पर डोमेन में आर पॉजिटिव और रेंज में कोडोमेन में -5 से इंफिनिटी दिया हुआ है, ये भी आप ध्यान से देख लें. तो यहाँ पर क्या बताना है कि फंक्शन क्या हो सकता है? 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव या फिर ऑप्शन डी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है. सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं. 1 1 के लिए हम क्या मानते हैं? कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं डोमेन में से. लेट x1 x2 हमारे पास किसमें बिलोंग करता है? डोमेन में. और उसके लिए अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी रेंज क्या है? सेम. मतलब fx1 इक्वल्स टू fx2 लेट कर लेते हैं कि सेम है. तो यहाँ पर fx1 क्या बनेगा? 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 and fx2 will be equals to 9x2 square plus 6x2 minus 5. दोनों तरफ -5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगी, राइट? तो ये किसके इक्वल होएगा? 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 0. आया सबको समझ में यहाँ तक? बस अब कैलकुलेशन है सिंपल. यहाँ पे 9 कॉमन ले लो, ये क्या बन जाएगा? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये वाली आइडेंटिटी बन रही है. इसमें क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b. याद है सभी को? तो ये क्या बन जाएगा? 9x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. यहां से अब हम x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन गया x1 माइनस x2, 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0. अब जब दो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में इक्वल टू 0 होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, है ना? अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर x1 एंड x2 कहां पर बिलोंग कर रहे हैं? दिस x1 एंड x2 इज बिलोंगिंग टू r प्लस. r प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर्स. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो पॉजिटिव, प्लस 6 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव. तो ये पूरा हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 0. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता. तो हमारे पास क्या बचा? x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. यही बचा. और इससे क्या इंप्लीकेशन होती है कि x1 इज इक्वल टू x2. अब यहाँ पर हम fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले थे और लास्ट में इसने क्या इंप्लाई कर दिया? x1 इज इक्वल टू x2. सो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास? सो फंक्शन इज 1 1 1 1 तो है. ठीक है. सो डी ऑप्शन तो हमारे पास यहीं से कैंसिल आउट हो गया. अब ये है देखना कि ऑन टू भी है या नहीं. अगर वो ऑन टू है तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अदरवाइज ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ठीक है. ऑन टू में जो फंक्शन होता है उसको हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वल टू y रख देते हैं, राइट? एंड वी हैव टू प्रूव कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. देखते हैं. fx इक्वल टू y. यहाँ पर fx क्या गिवन है? 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5.
तो 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। देखो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 9x² क्या हो गया, 3x का होल स्क्वायर हो गया, राइट। और 6x कैसे बनेगा हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, राइट। अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। सो हमारे पास a स्क्वायर है और 2ab में से 2a है, तो b क्या बना, ऑब्वियसली 1 बनेगा। तो हमारे पास अगर हम जैसे 6x को 2 इंटू 3x लिख पा रहे हैं, अगर हम इसको इंटू 1 कर दें तो ये हमारे पास 2ab पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास b क्या बनेगा, 1। सो इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमने 1 का स्क्वायर ऐड किया है तो 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये आता है ना सबको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। चलिए तो ये कितना बन गया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, एंड माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 हो गया माइनस 6 एंड इट इज इक्वल टू y। सो y हमारे पास x की टर्म्स में हमने बनाया है। तो अब हम यहाँ पर x को रख के देखेंगे कि क्या हमारे पास x रखने पे y दैट इज रेंज हमारे पास कोडोमेन के इक्वल आती है या नहीं। सो x गिवन है r पॉजिटिव। r पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, x बिलोंग कर रहा है r पॉजिटिव। r पॉजिटिव मतलब 0 या 0 से बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर अगर हम देखें तो क्या है, 0। 0 रखने पे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना बन रहा है, 3 इंटू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1। 0 रखने पे हमारे पास क्या बन रहा है, 1। सो y कितना बन जाता है, जब x इक्वल टू 0 है तो 1 माइनस 6 इक्वल y दैट इज माइनस 5 इक्वल y। अगर हम 0 रखते हैं तो 0 पे y हमारे पास कितना बन रहा है, माइनस 5। दैट मीन्स जब x हमारे पास r पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है तो y की लोअर लिमिट, जब x की 0 है तो y की लोअर लिमिट माइनस 5, और जब इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी माइनस 6 विल बी इंफिनिटी। और क्या यही हमारे पास कोडोमेन थी, यस, माइनस 5 टू इंफिनिटी। सो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गई, कोडोमेन के। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये वाला पार्ट हम स्किप कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव इक्वल 0 से इंफिनिटी वी हैव y इक्वल माइनस 5 से इंफिनिटी। तो हमारे पास यहाँ पर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। और अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है दैट मीन्स फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। क्लियर है सबको। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड कहता है इफ डिटर्मिनेंट दे रखा है हमारे पास एक मैट्रिक्स का इज इक्वल टू KABC देन हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ k कैसे फाइंड करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे एंड इक्वल रख देंगे KABC के। तो रखते हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना गिवन है, माइनस a b माइनस b c माइनस c। डायगोनल एलिमेंट्स पे इन्होंने माइनस लगा रखा है। ठीक है, एंड गिवन है दैट इट इज इक्वल्स टू KABC। ठीक है, सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता है। रो 1 से कैलकुलेट करें अगर हम तो कितना बनेगा, माइनस a, ठीक है, BC माइनस BC, राइट, देन माइनस b। तो हमारे पास बन जाएगा ये और ये कैंसिल होएगा, माइनस AC माइनस AC, देन प्लस C पे ये और ये कैंसिल होगा तो हमारे पास बनेगा AB प्लस AB। सबको समझ आया। तो कितना हो गया ये तो 0 बन गया BC माइनस BC। यहाँ पर हमारे पास कितना बनेगा, माइनस B माइनस 2AC, और ये कितना बन जाएगा, प्लस C और प्लस का 2AB, राइट। It is equals to KABC and it is equals to KABC। ये कितना बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2ABC प्लस 2ABC is equals to KABC, मतलब 4ABC is equals to KABC। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो K की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, so which implies K is equals to 4। सबको समझ आया हमने कैसे किया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It says the number of points of discontinuity of fx। आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसकी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने हैं कि कितने हैं।
ये नहीं बताना कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हम फंक्शन को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें, सो जब x -3 के बराबर या उससे छोटा है तो हमारे पास फंक्शन है mod x प्लस 3। अच्छा, mod x कैसा होता है ग्राफ? दिस इज mod x का ग्राफ, राइट? क्या ये कंटिन्यूअस है? ऑब्वियसली हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो बिना पेन को लिफ्ट करे हम बना सकते हैं, दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस है। और अगर हम इसमें +3 कर दें तो दैट मीन्स वो यहाँ 0 की जगह किस पे बन रहा है? 3 पे बन रहा है। दैट मीन्स ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये वाला ग्राफ हो जाएगा mod x प्लस 3। +3 करने पे हमारे पास बस वो 3 स्टेप्स आगे शिफ्ट हो गया, तो ये कंटिन्यूअस है हमारे पास। अगर आप x को देखो, जब वो -3 से 3 पे लाई कर रहा है तो वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है -2x। ऐसे ही जब वो 3 से बड़ा है तब भी वो एक अनदर पॉलिनोमियल फंक्शन है 6x प्लस 2। और हमें पता है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि अपनी अपनी रेंज पे जो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन वैल्यू ले रहा है वो तो कंटिन्यूअस है, तो हमारे पास एक ही चॉइस बची जिसपे वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, दैट इज इसके इंटरवल के एंड पॉइंट्स। क्यों एंड पॉइंट्स? अगर आप ऑब्जर्व करो तो -3 पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैल्यू लेगा इस फंक्शन की और राइट हैंड साइड पे वैल्यू लेगा इस फंक्शन की। ठीक है, ऐसे ही 3 पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे वो ये वाले फंक्शन की वैल्यू ले रहा है -2x, और 3 के राइट हैंड साइड पे वो कौन सी फंक्शन की वैल्यू ले रहा है? 6x प्लस 2। तो यहाँ पर हमारे पास चांसेस हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शायद इन दो पॉइंट्स पे चेंज आए, डिफरेंट आए। तो अगर दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंट आएगी तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अगर एक पॉइंट पे डिफरेंट आएगी तो 1, और अगर दोनों पॉइंट्स पे सेम आ गई तो ऑप्शन ए। ऑप्शन डी हमारे पास गलत ही है, क्योंकि इनफाइनाइट कब होता? यदि ये इंटरवल्स के बीच में भी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस होता। आई होप आपको समझ आया हो कि हमने कैसे ये निकाला कि एंड पॉइंट्स पर ही हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। चलिए, अब अगर इतना समझ आया है तो हमारे पास कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या कहती है? लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट -3 देखते हैं पहले। x इक्वल्स टू -3 पे लिमिट x टेंड्स टू -3 की पावर माइनस मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं। fx कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू -3, फंक्शन कौन सा होगा? mod x प्लस 3। ठीक है, mod x में अगर हम -3 रखते हैं तो कितना देगा? वो 3 देता है। आंसर कितना आया? 6। ठीक है, राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालें -3 पे तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या होगी? -3 पॉजिटिव। अब की बार कौन सा फंक्शन रखेंगे? -2x, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास कौन सा है? -2x। -2x पे अगर हम रखेंगे तो -2 इंटू -3 इट विल गिव 6। और फंक्शन की वैल्यू वैसे अगर हम -3 पे देखें तो -3 इंक्लूडेड पे भी हमारे पास यही वाला फंक्शन है mod x प्लस 3, तो वापस से हमारे पास कितनी आ जाएगी? 6। सो भाई -3 पे तो हमारे पास ये फंक्शन क्या आ गया? कंटिन्यूअस। x इक्वल -3 पे तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? x इक्वल्स टू 3। इस पे और चेक कर लेते हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी भी गलत है। x इक्वल्स टू 3 पे लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और f3, ये तीन कैलकुलेट करनी है हमें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन है? -2x। ठीक है, तो -2x पे अगर हम 3 रखते हैं तो कितना बनेगा? -6। समझ आ रहा है सबको? अब 3 के पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन बनेगा? 6x प्लस 2। यहाँ पर अगर हम फंक्शन में 6x प्लस 2 रखते हैं देन 3 प्लस 2, तो ये तो हमारे पास -6 नहीं आया। 6 3 18 प्लस 2 इज 20। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो कौन सा बनेगा? 6x प्लस 2 कितना बनेगा? 6 इंटू 3 प्लस 2 अगेन 20। ठीक है, तो -6 इज नॉट इक्वल्स टू 20। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो x इक्वल्स टू 3 पे हमारे पास वो कंटिन्यूअस नहीं है। सो एक हमारे पास पॉइंट आया ऐसा जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया कि कैसे करना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 says the function fx equals to
एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास, बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखो जब भी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना होता है तो यहाँ पे आपको पहले इसका डेरिवेशन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेशन निकाल के हम बताएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन रख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18। फंक्शन लिख लिया हमने। नाउ फर्स्ट डेरिवेशन करो तो क्या आएगा, एक्स क्यूब का बनेगा 3x स्क्वायर, राइट। देन माइनस 3x स्क्वायर का बनेगा 6x, पावर नीचे आ जाती है, प्लस 12, इतना ही बनेगा। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 लिख सकते हैं। अब हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, देखो नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगा। अगर हम फर्स्ट 3 टर्म्स देखें तो वो हमारे पास एक होल स्क्वायर बना रहे हैं। कौन सा होल स्क्वायर, देखो अगर हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पर फोर्थ टर्म है प्लस 9 एज इट इज। ठीक है, सो ये बन गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। समझ आया सबको। अब यहाँ पर हमें पता है कि हर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। सो एवरी स्क्वायर गिव्स पॉजिटिव आंसर। इससे तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 विल बी ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड इट इज नथिंग बट व्हाट, f डैश x। अगर f डैश x हमारे पास पॉजिटिव है, f डैश x हमारे पास अगर 9 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होएगा ही होएगा, और अगर वो 0 से बड़ा है दैट मींस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो व्हिच इंप्लाइज हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। r क्या है इसकी डोमेन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इट सेज 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन कैसे दे सकता है कोई, तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, और कौन सी फॉर्म है, 0 टू a, 0 से a जा रहा है हमारे पास, a क्या है, पाई बाय 2। तो हम इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, जल्दी से बताओ कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है 0 से a वाले पे। अगर आपको याद हो तो इट इज 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। जो एफ एक्स डी एक्स है वो कितना बन जाता है, एफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका क्या फायदा होगा, ये देखो बहुत ईजी है, चलो स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आएगा। गिवन i क्या है, 0 से पाई बाई 2 sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस sin x cos x, यही है। इसके बाद हम क्या रख देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लिख देंगे। ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करके हमारे पास i क्या बनेगा, 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, और डेनोमिनेटर में 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड इनटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यही बनेगा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस एक्स, यहाँ पे कितना बन जाएगा, साइन एक्स, एंड डेनोमिनेटर विल बिकम 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये रीजन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में। पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, जो हमें गिवन था इंटीग्रेशन 1, और जो बन के आया है प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसको इक्वेशन 2। नाउ वी विल ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को ऐड करने से क्या फायदा होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दोनों तरफ i है, तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i, ये तो बन गया 2i, और राइट हैंड साइड पे दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 0 से पाई बाई 2, हम दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में मर्ज कर दे, लिमिट तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, फिर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करके क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो अगर आप ऑब्जर्व करो दोनों का डेनोमिनेटर तो सेम है, तो क्या बन गया, 0 से पाई बाई 2, डेनोमिनेटर तो सेम है तो हमने यही रख दिया 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब बस सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो क्या बनेगा,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ऑब्जर्व करो आप, ये क्या बन गया, साइन एक्स प्लस का माइनस का साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ही कॉस एक्स भी कैंसिल, न्यूमरेटर कितना हो गया 0, और 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा 0, तो हमारे पास आंसर कितना हुआ, इट्स आंसर इज ऑप्शन बी 0। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th, it says the differential equation will not be a homogeneous differential equation if function fxy is, यहाँ पे dy by dx equals to एक फंक्शन हमारे पास दे रखा है, बताना है कि कौन से फंक्शन के लिए वो होमोजीनियस नहीं होगा, नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें पता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, अगर ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन कब होता है, जब f लेमडा एक्स लेमडा वाई किसके इक्वल होता है, लेमडा टू द पावर n f x y। अगर आप सारे ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो तो वो अपॉन वाली फॉर्म में है और उनकी डिग्रीज भी सेम है, तो जब हम लैम्डा उनसे कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे सिवाय ऑप्शन ए के। अब वो हम करके देखते हैं कैसे। देखो पहले बी में देखते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, y बाय x, तो f लेमडा x लेमडा y कितना हो जाएगा, लेमडा y अपॉन लेमडा x, एंड लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो ये वापस से क्या बन जाएगा fxy। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है ये वाला। ऑप्शन सी अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन में अगर हम लेमडा एक्स लेमडा वाई रख दें तो ये कितना बन जाएगा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लेमडा एक्स लेमडा वाई, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से लेमडा स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे से भी अगर हम ये दोनों लैम्डा मल्टीप्लाई कर दें तो लैम्डा स्क्वायर बनेगा और इनटू एक्स वाई, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, तो ये जो हमारे पास फंक्शन बन के आया ये वापस से एफ एक्स वाई ही हो गया, तो ये भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन डी देखें तो उसमें क्या है, हमारे पास फंक्शन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, सो फंक्शन लेमडा एक्स लेमडा वाई कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर लेमडा एक्स अपॉन लेमडा वाई, यहाँ से लेमडा कैंसिल, वापस से एफ एक्स वाई के इक्वल। तो ये सब हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन आए हैं। ऑप्शन ए अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं यहीं पे अगर सॉल्व कर दूं तो इसकी जगह अगर हम लेमडा एक्स रख दें, ठीक है, यहाँ पर लेमडा वाई और लेमडा एक्स, तो यहाँ तो लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, बट कॉस के साथ लेमडा कैंसिल आउट नहीं होगा, और थ्रू आउट हम इसमें से कॉमन नहीं ले पा रहे। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम पूरे फंक्शन से थ्रू आउट लेमडा या लेमडा की कोई पावर कॉमन ले सकते हैं, बट ऑप्शन ए में हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसमें से तो लेमडा कैंसिल आउट हो गया बट कॉस से लेमडा कैंसिल आउट नहीं हो पाया, सो ये हमारे पास फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। समझ आया सभी को। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कह रहा है, फॉर एनी टू वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, देखो हर ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए तो लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, अब हमारे पास ये पता है जो कॉस की वैल्यू होती है इट लाइज बिटवीन -1 से 1, राइट। अगर कॉस -1 से 1 लाई करता है तो ए बी कॉस थीटा जो है वो ए बी और माइनस ए बी के बीच में लाई करेगा, इतना समझ आ रहा है। अगर कॉस थीटा -1 से 1 में है तो ए बी कॉस थीटा माइनस ए बी के बीच में लाई करेगा, और ये क्या है अगर हम यहाँ पर देखें, सो ए डॉट बी इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा, जो हमने अभी ऊपर लिखा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, और ये किससे छोटा होगा, हमेशा ए बी के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। सो ये कौन सा ऑप्शन कह रहा है, इट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, foot of the perpendicular drawn from the point 0, 1, 2 on the x-axis are given by। अब हमारे पास एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया एक पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर, तो मान लेते हैं ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, और कहीं पे हमारे पास ऐसे ऐसे z एक्सिस भी है, और ये हमारे पास वो पॉइंट है जिन्होंने दिया है
0 1 2 जिससे हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे तो कट करेगा, वो पॉइंट मान लेते हैं क्या है ए। ठीक है, अब क्योंकि ए जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो एक्सिस पे लाई करने की वजह से इसके वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएंगे। तो इसके जो पॉइंट होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ इस तरीके से होंगे, x, 0, 0। इतना क्लियर है क्योंकि वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो बस अब हमें क्या फाइंड करनी है, इस स्मॉल x की वैल्यू। नाउ हमें एक चीज पता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, क्या पता है हमें कि अगर सपोज करो a एंड b दो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, सच दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर। तो हमने पढ़ा है कि उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होती है, इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे एक चीज बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग हमें एक वेक्टर पता है, वो कौन सा है, आई कैप। आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेक्टर पता है, बस अगर हम एपी जो लाइन जा रही है इसके अलोंग एक वेक्टर निकाल दे तो इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। इस वजह से क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एपी एंड एक्स एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की वजह से इनका डॉट क्या होगा, 0। पहले फाइंड करते हैं एपी वेक्टर। एपी वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, यही लगेगा। यहाँ x2 क्या है, x, और x1 क्या है, 0, तो ये तो हो गया x आई कैप। फिर 0 माइनस 1 मतलब माइनस जे कैप, देन 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2 के कैप। नाउ क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर टू आई कैप, ये परपेंडिकुलर है, सो AP वेक्टर डॉट आई कैप विल बी इक्वल टू 0, मतलब x आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप कि अगर हम डॉट करें आई कैप से तो वो कितनी होगी, 0। डॉट में क्या होगा, सिर्फ आंसर क्या आएगा, x, क्योंकि हम क्या करते हैं, आई के कॉफिशिएंट की आई के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, जे की जे से और के की के से। यहाँ पर सिर्फ आई है तो आंसर क्या आएगा, x, और राइट में क्या है, 0। दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई और वो कितनी आई है, 0। दैट मीन्स ये जो पॉइंट A है इट इज नथिंग बट 0, 0, 0। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया सभी को। चलिए अब 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय all the constraints of a linear programming problem is called। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, जो हमारे पास इनइक्वालिटीज गिवन होती हैं, जितनी भी इनइक्वालिटीज होती हैं उनको हम कुछ इस तरीके से प्लॉट कर लेते हैं कि भाई एक ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, फिर एक ऐसे आ गई। ठीक है, सपोज हर एक में हमारे पास गिवन था लेस देन, तो इससे भी छोटा, फिर इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, तो कॉमन रीजन ये आता है और हम ये शेड कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट हम परफॉर्म करते हैं। तो ये शेडेड रीजन पूछ रहा है, इस शेडेड रीजन को हम क्या कहते हैं, इट इज नथिंग बट, इसको हम कहते हैं फीजिबल रीजन। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा बट ऑप्शन डी क्या कह रहा है, फीजिबल रीजन। यहाँ पे ऑप्शन डी पे लिखा है फीजिबल रीजन, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है, let E be the event of a sample space S of an experiment, then PS by E। हमें एक सैंपल स्पेस दे रखी है S और उस सैंपल स्पेस से ही हमने एक एक्सपेरिमेंट निकाला है। मतलब सपोज करो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हुए A1, A2, अपने आप में लिख रही हूँ A3, B1, B2। सपोज ये हमारे पास सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हुए और इसी से ही हमारे पास एक इवेंट निकल के आता है E। मतलब इसी में से आने का मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स जो हमारे पास, सपोज ये हमारे पास क्या हो गया, E। ठीक है, लेट E बी एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस S ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब वो जो सैंपल स्पेस थी उसी में से ही हमारे पास इवेंट E के एलिमेंट्स आते हैं। तो आपको बताना है कि PS बाई E कितना होगा। ठीक है, सो हम फॉर्मूला लगाते हैं PS बाई E का। हमें पता है कि PS बाई E इज इक्वल टू PS इंटरसेक्शन E अपॉन PE, यही होता है। अब यहाँ पे PS इंटरसेक्शन E क्या होगा, क्योंकि इवेंट, ये मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इवेंट S से ही आया है तो E जो है वो सबसेट हो गया हमारे पास सैंपल स्पेस का, या तो सैंपल स्पेस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, तो उसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, PE ही आ जाएगा। और नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में PE ही है, सो दे विल कैंसिल आउट और आंसर क्या आ जाएगा, 1। सो 11th का आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज अगर हमारे पास A एक 3x3 मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हमें डिफाइन किए हैं एज
aij इज इक्वल्स टू i माइनस 3j। तो बताने कौन सी स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब इसमें से 3 करेक्ट है, आपको फॉल्स वाले पे टिक करना है। तो यहाँ पे तो आपको सारी वैल्यूज निकाल के देखनी ही पड़ेगी, एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले है a11 कितना होगा, देखो aij हमारे पास इन्होंने लिखा है i माइनस 3j, तो a11 क्या हो जाएगा, i की जगह भी 1 और j की जगह भी हम 1 रख देंगे, सो इट इज -2। ठीक है, सो -2 इज लेस देन 0, तो ऑप्शन ये तो हमारे पास करेक्ट है। नाउ a12 प्लस a21 करना है हमें, तो a12 निकाल लेते हैं और a21 निकाल लेते हैं। a12 will be equals to 1 minus 3 into 2 which is 1 minus 6 minus 5 and a21 will be equals to 2 minus 3 into 1 which is 2 minus 3 which is -1। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -5 प्लस -1 इज इक्वल टू -6 और यहाँ पर हमारे पास -6 ही गिवन है, तो ऑप्शन बी भी हमारे पास ट्रू है। ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है, a13 एंड a31। तो a13 निकालते हैं, a13 कितना हो जाएगा, 1 minus 3 into 3 which is 1 minus 9 which is -8। so a13 कितना हो गया, -8। नाउ हमें क्या निकालना है, a31, तो a31 निकालते हैं। a31 will be equals to, हमारे पास क्या था, i minus 3j, मतलब 3 minus 3 into 1 which is 0। तो a31 हमारे पास कितना हो गया, 0। मतलब हमारे पास ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, फॉल्स, सी। और उसको आप चेक भी कर सकते हो, ये कह रहे हैं कि -8 इज ग्रेटर देन 0, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 सेज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमें सिंपल इसका क्या निकालना है, डेरिवेशन। डेरिवेशन देखो कैसे होगा हमारे पास इसका, क्वेश्चन नंबर 13, tan इनवर्स x स्क्वायर, यही गिवन है। अगर x स्क्वायर ना होके tan इनवर्स x होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला वो क्या कहता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो देखो अगर हमारे पास x की जगह यहाँ पर कुछ और गिवन होता है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला, एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बस x की जगह कोई और फंक्शन दिक्कत कर रहा है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, चेन रूल। देखो हमारे पास अब यहाँ पे tan इनवर्स x स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर का वापस से हम डिफरेंशिएशन करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये, 1/1 प्लस x4 इंटू 2x, सो इट बिकम्स 2x/1 प्लस x की पावर 4। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, x स्क्वायर को y लेट कर दो। इसको अगर हम y लेट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू y, तो tan इनवर्स y का मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना है, tan इनवर्स y का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। क्यों dy बाई dx, क्योंकि है तो y और हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy बाई dx कहां से निकालें, इस इक्वेशन से। अगर हम इसको थ्रू आउट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा 2x इक्वल dy बाई dx, राइट। तो यहाँ पे अब हम दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y की जगह हम रख देंगे x स्क्वायर और dy बाई dx की जगह 2x, तो ये बन गया 2x/1 प्लस x की पावर 4। तो दोनों ही मेथड सेम है, या तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा लो या फिर आप डायरेक्ट चेन रूल लगा लो, दोनों मेथड सेम है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, 2x/1 प्लस x की पावर 4। 14th क्वेश्चन में हमसे पूछिए डिग्री बतानी है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब डिग्री के लिए हमारे पास हमें क्या चेक करना होता है कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप देखना है क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल है तो हम आगे फर्दर सेकंड स्टेप पे जाते हैं, नहीं तो हम लिख देते हैं कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी पावर देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे गिवन है sin y डैश, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 एंड सो ऑन a1x प्लस a नॉट। तो ये जो a होते हैं ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास y के साथ क्या मल्टीप्लाई दे रखा है, साइन को मल्टीप्लाई में दे रखा है। सो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है ही नहीं। सो इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स इज. यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं i प्लस के कैप एंड i माइनस के कैप. तो उनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हमें एक अनदर यूनिट वेक्टर निकालना है. तो आप क्या करते हो, इन दोनों वेक्टर्स का आपस में क्रॉस कर देते हो. ठीक है, सपोज ये a वेक्टर है और b वेक्टर है. सो ये वाला जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, a क्रॉस b. अब इन्होंने वेक्टर नहीं कहा है, यूनिट वेक्टर का है. तो अब ये जो a क्रॉस b आएगा इसको हम इसके मैग्नीट्यूड से और डिवाइड कर देंगे. तो इसके अलॉन्ग हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा. चलिए देखते हैं. दो वेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से गिवन है. एक को मान लेते हैं हम a वेक्टर और दूसरे को b वेक्टर. ठीक है, ये गिवन है. सो अब हम क्या करेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. तो ये आ जाएगा हमारे पास. कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में i j के तो ऊपर लिख देते हैं और देन दोनों वेक्टर्स. ये बन जाएगा हमारे पास a वेक्टर ये है और b वेक्टर हमारे पास ये है. ठीक है, सबको दिख रहा है. तो यहाँ से a क्रॉस b कितना हो गया, i कैप हमारे पास कितना आएगा 0. देन माइनस j कैप कितना हो जाएगा -1 देन प्लस k कैप कितना हो जाएगा 0. सो इट बिकम्स 2j कैप. ठीक है, सो हमारे पास a क्रॉस b कितना आया 2j कैप. अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर. ये तो आया वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है. a और b के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा 2j कैप. और यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, तो हम 2j कैप के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट कितना हो जाएगा 2. तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास कितना आया j कैप. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सबको समझ में आया हम कैसे करेंगे ये वाला. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज डायरेक्शन रेशोज. हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. सो हमें पता है लाइन की डायरेक्शन रेशोज कहां पर गिवन होते हैं. अगर हम लाइन की एक जर्नल इक्वेशन बनाए, so it is of the form x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. ये एक जर्नल इक्वेशन होती है लाइन की. और इसमें जो हमारे पास नीचे a b c गिवन होते हैं ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज. ठीक है, सो यहाँ पर भी बस हमें क्या करना है, इस गिवन इक्वेशन से कंपेयर करके डायरेक्शन रेशोज फाइंड करने हैं. तो लिख लेते हैं, हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, x minus 1 upon 2 equal y minus y equal to z plus 1 upon 6. So it is given x minus 1 upon 2 equal minus y equal 2z plus 1 upon 6. ठीक है, ये हमारे पास लाइन गिवन है. अब इस लाइन को इस लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. मतलब होना ये x माइनस x1 अपॉन a ही टाइप का चाहिए. तो यहाँ पर x माइनस दैट पॉइंट अपॉन a तो बैठ रहा है. क्या यहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पर हम बना सकते हैं x माइनस 1 अपॉन 2, ये तो बन रहा है. y में नहीं है, y का यहाँ पे कॉफिशिएंट अगर आप देखो x के y के कॉफिशिएंट +1 है. तो यहाँ पर भी हम इसका कॉफिशिएंट +1 बनाएंगे. तो हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, y माइनस 0 और अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो 1 रख लो. बट यहाँ पे हमारे पास y का कॉफिशिएंट 1 होता है. तो हम ये क्या कर सकते हैं, ये वाला माइनस का साइन नीचे लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अब देखो यहाँ पे z का कॉफिशिएंट भी 1 बनाना है बट यहाँ पे क्या है 2. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देंगे. तो अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा z प्लस हाफ और डेनोमिनेटर पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3. अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये हो गई ना हमारे पास फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a, यहाँ पे y माइनस y1 अपॉन b, यहाँ पे z, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z माइनस हाफ अपॉन 3. तो ये भी हमारे पास बन गई z माइनस z1 अपॉन c. ठीक है, तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b और ये बन जाएगा c. तो हमारे पास डायरेक्शन रेशोज a, b, c ऑफ द गिवन लाइन कितने हो गए, 2, -1 एंड 3. यही है 2, -1 एंड 3. चलिए, सो ये कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ fx इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड उसका एक इक्वेशन दे रखी है fx स्क्वायर इज इक्वल टू fkx. तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स डायरेक्ट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, सॉल्व करना है एंड विल गेट दी k वैल्यू. चलिए करते हैं, कैसे होगा. यहाँ पर फर्स्ट हम लिख लेते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है fx, वो लिख लेते हैं. सो इट इज,
ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन fx और जिस इक्वेशन में हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, देन राइट हैंड साइड, और फिर हम उसको करेंगे इक्वेट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, fx का स्क्वायर मतलब fx इंटू fx करना है। दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करनी आती है आप लोगों को। चलिए तो लिख देते हैं पहले दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होती है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, याद है। तो ये बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x देन माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 0, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन x इंटू कॉस एक्स एंड देन अगेन माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। एंड देन थर्ड एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या बन जाएगा 0। देन ऐसे ही हमारे पास सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इट विल बी साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। देन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड देन प्लस 0, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट विल बी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड थर्ड एलिमेंट विल अगेन बी 0, ठीक है। देन ये हमारे पास 0 बन गया, देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम अगेन 0, देन थर्ड रो थर्ड कॉलम इट बिकम्स 1, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया हमारे पास, सी हमें पता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कितना होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cos 2x, cos 2x होता है। सो यहाँ पर हम इसकी जगह cos 2x रख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट में, और अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एलिमेंट भी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, तो इसकी जगह भी हम cos 2x रख सकते हैं, तो ये भी कितना हो गया cos 2x। एंड अगर आपको एक और फॉर्मूला याद हो तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स कितना होता है, इट इज sin 2x, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस sin 2x, ये 0 0 1, ठीक है, यहाँ पर sin 2x और ये 0 और यहाँ पर भी 0, सबको समझ आया। नाउ अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, एफ के एक्स, जहां पर एक्स है बस उसकी जगह के रखना है, तो ये बहुत इजी है, क्या बन जाएगा cos के एक्स माइनस साइन के एक्स देन 0, यहाँ पे कितना बन जाएगा साइन के एक्स cos के एक्स देन 0 0 0 1। अब इन्होंने कहा है अगर ये दोनों इक्वल हैं तो k की वैल्यू निकालो। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो दोनों ही क्वेश्चंस में, ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड रख देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, cos 2x इज इक्वल्स टू cos kx, ठीक है। मैट्रिक्स की इक्वालिटी इंप्लाइज इंडिविजुअल एलिमेंट्स की इक्वालिटी, तो उससे हमारे पास आया cos 2x इज इक्वल्स टू cos kx, ठीक है, माइनस साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन kx। आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 2, सो विच इंप्लाइज k इज इक्वल्स टू 2, तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द today's video, 18th question, it says if a line makes an angle of 30 degree, अगर एक लाइन 30 डिग्री एंगल बना रहा है with the positive direction of x axis, 120 डिग्री with the positive direction of y axis, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कौन से चैप्टर पे जा रहे हैं हम, 3D। लाइन जो है हर एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ 30, वाई एक्सिस के साथ 120, देन द एंगल व्हिच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस क्या हुआ, तो आपको जेड एक्सिस के साथ निकालना है कि वो कितना एंगल बनाती है। चलिए देखते हैं कितना बनाएंगे, ठीक है। सो हम मान लेते हैं लेट अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद z एक्सिस, ठीक है, OX पॉजिटिव डायरेक्शन z एक्सिस या फिर OZ, ठीक है। OZ हमारे पास जो ये बनता है ये O होता है, ठीक है, ये X होता है, ये Y होता है और ये Z होता है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है OX, ऐसे ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है OY और ये OZ पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन लिखो या OX OY OZ बोल दो, एक ही बात है। सो हमने क्या लेट किया कि वो कौन सा एंगल बना रही है, एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस मतलब OZ के साथ, ठीक है। और हमें क्या क्या गिवन है कि वो कितना एंगल बना रही है, OX के साथ तो बना रही है 30 डिग्री एंड OY के साथ बना रही है 120 डिग्री। अच्छा अब हमें ये पता है
कि जो लाइन एंगल्स बनाती है उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। तो हर लाइन के पास डायरेक्शन कोसाइंस भी होते हैं, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो जाएंगे हमारे पास, ऑफ द गिवन लाइन आर L equal cos 30 degree, M equal cos 120 degree and N equal cos theta, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस को हम किससे डिनोट करते हैं, LMN से। वो कितना हो जाता है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, अगर वो हमारे पास अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस बनाती है। या एक्स एंड वाई का तो एंगल हमें गिवन है 30 एंड 120, तो ये कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। एंड cos 120 भी कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। समझ आया सबको। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या कहता है, दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू। L स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, √3/2 का स्क्वायर, M स्क्वायर विल बी 1/2 का स्क्वायर एंड N स्क्वायर विल बी cos स्क्वायर थीटा एंड इट इज इक्वल टू 1। सो ये क्या इंप्लाई करता है, दैट 3/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो ये कितना बन गया, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 से 1 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज cos थीटा भी 0 हो गया। और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना होता है हमारे पास, 90 डिग्री। सो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया कि z एक्सिस के साथ वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे और भी क्वेश्चंस करने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।